बेहतर से बेहतर की तलाश कर। दोस्तों, बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश कर। बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश कर। पक्षियां भी उड़ जाती नील गगन में, पक्षियां भी उड़ जाती नील गगन में, अपने पंखों पर विश्वास कर। पक्षियां भी उड़ जाती है नील गगन में, अपने पंखों पर विश्वास कर। हाथ पर हाथ धरे बैठने से अक्सर छूट जाती है मंजिल। हाथ पर हाथ धरे बैठने से अक्सर छूट जाती है मंजिलें। अक्सर सफलताएं उन्हें नसीब होती है, अक्सर सफलताएं उन्हें नसीब होती है जो कभी बैठता नहीं, बार बार हार कर। धन्यवाद। प्यारे देशवासियों, फेसबुक लाइव में मैं सीताराम प्रसाद, पूर्व नौ सैनिक, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के माहौल में राष्ट्रवाद की चर्चा आवश्यक हो गई है। यूक्रेन और रूस का युद्ध भयानक रूप ले चुका है और इस युद्ध में क्या उचित क्या अनुचित, ये फैसला आम जनता के लिए और विश्व समुदाय के लिए छोड़ देता हूं। मैं युद्ध के हर एक पहलू को एक एक कर बताने का काम करूंगा। निर्णय आप लोगों का रहेगा। उसी प्रकार जिस प्रकार एक रसोइया तरह तरह की खाना बनाकर परोस देता है और उसको स्वाद लेने वाला उसका निर्णय लेता है कि उसका स्वाद कैसा है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। आप और विश्व समुदाय के आम जनता पर हम छोड़ते हैं। जब एक परिवार टूटता है, अलग होता है, तो दुख दोनों तरफ होता है। लेकिन आवेश में आकर या स्वार्थ में तत्कालिक कोई नहीं सोचता है, क्योंकि तत्काल लाभ दिखाई देता है और उस चक्कर में वो अपने ही भाई से, अपने ही परिवार से, अपने ही माता पिता से, अपने ही बंधुजन से वो बगावत कर लेता है, गद्दारी कर लेता है। सही मायने में पूछा जाए तो गद्दारी कर लेता है और वो सोचता है कि मेरा जो कमाई का हिस्सा जो मैं अभी ज्यादा कमा रहा हूं, मैं धन संपदा से ज्यादा हूं, इसका हिस्सा मेरे अन्य भाइयों में, विभिन्न भाइयों में बंट रहा है और वो अपने आप को सोचता है कि मैं अलग हो जाऊंगा तो इस सुख सुविधा का लाभ मैं केवल अकेले उठाऊंगा और वो परिवार को धोखा दे देता है, गद्दारी कर लेता है और अपने आप को अलग कर लेता है। और उस गद्दारी को जब समय मिलता है तो वही विभिन्न परिवार, माता पिता या उनका भाई मजबूत होता है, तो यदि प्रतिशोध लेता है तो क्या उचित है, क्या अनुचित है, मैं इसका निर्णय आप पे छोड़ रहा हूं। साथियों, जब यूएसएसआर था, मतलब रशिया का असली पहचान 89-91 के बीच में से पहले यूएसएसआर के रूप में होती थी। तब रशिया यूएसएसआर कुल 15 देशों के साथ थी।
लेकिन किन्हीं अन्य देश, मैं खुला बताना चाह रहा हूं कि अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में अपनी अपनी क्षमता से देश में अपनी संप्रभुता, विश्व में अपनी संप्रभुता कायम करने के लिए हो मची हुई थी। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को कमजोर करना चाहते थे और यही कारण है कि शीत युद्ध के दौरान इनडायरेक्टली रूप से चाइना अमेरिका रशिया के भीतर एक तरह का विद्रोह फैला दिया और यूएसएसआर 1991 में 15 देश अलग अलग अपने आप को घोषित कर लिए। मतलब जब यूएसएसआर की हालात कमजोर हो गई तो एकजुटता दिखाने के बजाय गदारी का परिचय दिया और 15 भागों में आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, यूक्रेन इत्यादि लगभग 15 भागों में बट गई। तो जब कोई गद्दारी करता है तो उसका परिणाम भुगतने के लिए उसे तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, मैं बताना चाह रहा हूं कि 200 साल अंग्रेजों ने हमारे देश पर शासन किया। उसके पश्चात हमारा देश आजाद हुआ और आजादी के बाद हमारी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी और उस कठिन परिस्थिति में मोहम्मद अली जिन्ना अपने स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अलग राष्ट्र की मांग कर बैठा और मांग ही नहीं कर बैठा, उसने एक ऐसी सांप्रदायिकता की आग लगाई जिसमें लाखों इंसानों की जान गई। इंसानों का मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग उसमें सम्मिलित थे, क्योंकि जो पाक तरफ से आ रहे थे उनकी भी हत्या हो रही थी, जो हिंदुस्तान की तरफ से पाक की तरफ बढ़ रहे थे उनकी भी हत्याएं हो रही थी। न कोई हिंदू था न कोई मुसलमान था, सब सच्चे इंसान थे, लेकिन स्वार्थ के कारण सांप्रदायिकता की ऐसी आग भड़ गई कि विश्व समुदाय के दबाव में और महात्मा गांधी जी को एक निर्णय लेना पड़ा और अलग राष्ट्र की घोषणा करनी पड़ी। और साथियों, वैसे ही बताया कि जब एक परिवार बिखरता है तो दुख दोनों तरफ होता है, कमजोरी दोनों तरफ होता है और उस कमजोरी का फायदा पड़ोसी उठाकर दोनों को सबक सिखाता है। इस कमजोरी का फायदा पड़ोसी उठाता है। तो और आज पाकिस्तान का हालात कितना बदतर है कहने की जरूरत नहीं है। आज पाकिस्तान दिवालियापन के कगार पर खड़ा है और हमारे देश को, भारत को हर तरफ से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। और हम भी चाहते हैं, हमारा नेतृत्व भी चाहती है कि भारत एक समय में जो बर्मा, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान तक फैला था, यानी अखंड भारत था। हमारे भी मन में है कि हमारा भी देश एक अखंड भारत का निर्माण करे और उस दिशा में राजनीतिक सोच और विश्व समुदाय को हमारा नेतृत्व बार बार आगाह कर भी रही है। तो रशिया का यूक्रेन पर हमला जायज है
उचित है या अनुचित है, आम पब्लिक पे, आम जनता पे छोड़ रहा हूं। लेकिन जब कोई गद्दारी किया, जब रसिया को विघटित कर रहा था, उस समय यूक्रेन का या जो 15 देश अलग हुए, उनको अपने देश के साथ मजबूती के साथ खड़ा होने की जरूरत थी। ऐसा नहीं कि जब परिवार में कोई कमजोर होता उसको छोड़ करके भाग जाए, तो छोड़ कर भाग हो तो गद्दारी हुआ। और यदि कोई गद्दार के साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, तो मेरा समझ से क्या है तो मैं अभी नहीं बताना चाह रहा हूं, एक आप पे छोड़ रहा हूं ताकि आप शेयर करके, कमेंट करके मुझे बताएंगे और मैं जान पाऊंगा कि मेरी सोच और आपकी सोच कितनी मिलती है। साथियों, जैसा कि पहले बताया हूं कि जब तक शांति रहती है, आराम से जिंदगी चलती रह जाती है, तब तक कोई सुरक्षा की भावना की जरूरत महसूस नहीं होती है। अपने आप को संगठित होने का महत्व नहीं पता चलता है। लेकिन जब आपके ऊपर कोई हमला करता है, तब आपको अपनी शक्ति को संगठित करने की, सामाजिक एकता बढ़ाने की, भाईचारा बढ़ाने की, राष्ट्रवाद बढ़ाने की महत्व आपको समझ में आती है। तो क्या केवल देश में सैनिक बनकर भी राष्ट्रवाद का पुरोधा मानते हैं? दोस्तों, कदापि नहीं। सेना देश का सर्वोपरि रक्षक है और सीमा पर लड़ करके वो अपना राष्ट्रवाद का नमूना पेश करते हैं। इसका मतलब कतई नहीं है कि जो सिविलियन है, जो नागरिक है, वो राष्ट्रवाद के अंतर्गत नहीं आते हैं। उनके भी मन में राष्ट्रवाद है। यदि ये किसान खेत में कड़ी मेहनत करके पैदावार में बढ़ोतरी करता है, वो भी एक राष्ट्रवाद का नमूना है। क्योंकि जवान देश के सीमा को सुरक्षित कर रहा है, तो उस देश पे सीमा पे लड़ने वाले जवान को खाना पहुंचाने का काम, राशन पहुंचाने का काम जो किसान कर रहा है, वो भी राष्ट्रवाद का हिस्सा है। साथियों, भारत माता की जय, वंदे मातरम, तिरंगा सिर पे लगाना, हेलमेट पे लगाना ही केवल राष्ट्रवाद है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन राष्ट्रवाद का एक घोतक है, आपको मानसिकता को दर्शाता है कि यदि हाथ में तिरंगा लेकर के भारत माता की जय बोल रहा है, देश के प्रति थोड़ा बहुत उसके दिल में राष्ट्रवाद की वो अमृत धारा है। ये वैसे ही है जैसे कोई औरत पूरा श्रृंगार कर लेती है और बिंदी लगाने पर उसके सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। उसी प्रकार जो राष्ट्रवाद का खूबसूरती है, वो दिल के अंदर कर्व करके तो है, लेकिन उसके साथ साथ जब हम अपने सीने पे, अपने हेलमेट पे तिरंगे को जगह देते हैं, हाथ में तिरंगा लेके चलते हैं, भारत माता का जय घोष करते हैं, वंदे मातरम का गायन करते हैं, तो राष्ट्रवाद की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। तो इस प्रकार राष्ट्रवाद की जो भावना है सभी के बीच में होनी चाहिए और है। आज इतना जल्दी यूक्रेन हारने का कारण क्या है?
उनके सैनिक हथियार छोड़कर भाग रहे हैं, सिविलियन घर छोड़ के भाग रहे हैं। दोस्तों, मैं बताना चाह रहा हूं कि जितना जल्दी यूक्रेन युद्ध में हार रहा है, ये लगभग उनका आबादी 4 करोड़ के करीब में है, 2.5 लाख के करीब में सेना है, और युद्ध का एक नीति होता है कि सिविलियन क्षेत्र पर हमला नहीं करते हैं और बहुत कम मात्रा में होती है। आजकल तो युद्ध का नियम का उल्लंघन सब लोग कर रहा है, करते हैं, लेकिन फिर भी अधिकांश भागों में देखा जाता है कि सिविलियन के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं किया जाता है। तो यदि यूक्रेन के नागरिक के बीच में राष्ट्रवाद होता, देश के मर मिटने की काबिलियत होती, तो जिस तरफ से रशिया की टैंक जा रही थी, सारे के सारे सिविलियन उस रास्ते पे रातों रात गड्ढा खोद देता, टैंक वहां से जाता ही नहीं। 2.5 लाख फौज, इतनी बड़ी सीमा यूक्रेन की रक्षा नहीं कर सकता, वो भी एक विशाल जिसे 10 गुना ताकतवर रूस के सामने। लेकिन वहां की जनता शायद राष्ट्रवाद में पूरी तरह से परिभाषित नहीं कर पाता हूं कि वो लोग कमजोर है, बुजदिल है, लेकिन यदि उनके मन में रियली राष्ट्रवाद होती तो जितनी भी सड़कें थी जहां से रशियन ट्रूप्स टैंक लेके जा रहे थे, गाड़ी लेके जा रहे थे मिसाइल वाली, वहां पे गड्ढा खोद देते तो जो कैजुअलिटी है, जो रफ्तार है रशिया की यूक्रेन पर विजय प्राप्त करने की, वो बहुत ही धीमा हो जाता है। जैसे कि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, तो गुजरात में एक जगह है जहां पे रनवे के ऊपर ही पाकिस्तान अटैक कर दिया था और लगभग 20 फीट गड्ढा हो गया था, और उस गड्ढा को रातों रात भरना था। तो गुजरात की महिलाएं, आज भी गुजरात में वो जगह है, क्योंकि उस जगह पर पाकिस्तानी एयरफोर्स का अटैक होना था, इसलिए रात में काम करना था, और वहां की महिलाएं एक संगठित होकर के और रातों रात वो गड्ढा भर गया और रनवे को तैयार कर दिया गया। तो यदि सिविलियन के अंदर राष्ट्रवाद की भावना हो, तो देश का हर नागरिक सेना के जैसा काम कर सकते हैं, और दूसरा देश जो उस पर हमला कर रहा है, उसका मनोबल गिर सकता है और आपका देश अब छुन रह सकता है, विजय प्राप्त कर सकता है। तो आम नागरिक के बीच में भी देश के प्रति प्यार, राष्ट्रवाद होना बहुत ही जरूरी है। सेना केवल सीमा पे लड़ सकती है, लेकिन अंदरूनी ताकतों से लड़ने के लिए, अंदरूनी हमला से लड़ने के लिए आम नागरिक की फर्ज बनती है कि वो सेना की सहायता करे, सरकार की सहायता करे। और यूक्रेन में यही हो रहा है, वहां के लोगों का जीवन स्तर काफी सुखमय है, और जब काफी भोग विलासिता में लोग पड़े रहते हैं, तो राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर होती नहीं है, अपनी जान बचाने की भावना होती है। और यही कारण है कि सब कोई अपना जान बचाने की चिंता में है, देश बचाने किसी को चिंता नहीं है। और रशिया अपार सफलता के साथ यूक्रेन पर हमला
कर आगे बढ़ते जा रहा है। उसका रास्ता रोकने वाला नहीं है। वहाँ की सेनाएं हथियार फेंक के आत्मसमर्पण कर रही है और भाग रही है। जबकि हमारे देश में एक राजा पोरस हुआ करते थे। सिकंदर के सामने उन्होंने किसी प्रस्ताव को, संधि को नहीं माना था और अंत तक अपने आप को समर्पण नहीं किया। युद्ध में हारा, लेकिन लड़ करके बंधक बने, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं। इसलिए आज भी उनका इतिहास में वर्णन देखने को मिलता है। साथियों, इन्हीं के साथ राष्ट्रवाद और आम नागरिक का कर्तव्य कितना महत्व रखता है, आप यूक्रेन की स्थिति से आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी बात आती है कि जो चाइना भारत के ऊपर बार बार आक्रमण करता है और भारत को हानि पहुंचाने का कार्य करता है, हम लोग बोलते हैं कि हम उनका उत्पाद बंद कर दें, यूज करना बंद कर दें, तो उनका आर्थिक स्थिति जो इतना ग्रोथ बढ़ रहा है, उस ग्रोथ को हम रोक सकते हैं। और जब उस ग्रोथ को रोकेंगे तो जो हमारे ही देश से उनको राजस्व का लाभ मिलता है और उन्हीं राजस्व से हमारे ऊपर हथियार गोले दागते हैं। तो आप कुछ लोग बोलते हैं कि भाई सरकार क्यों नहीं बैन कर देती, वहां से माल ही नहीं मंगाए। दोस्तों, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन है, जहां रूल है, नियम है कि आप डायरेक्ट किसी भी देश के उत्पाद पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। लेकिन राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा नमूना आप यदि सीख सकते हैं तो वो है जापान। 1945 में वहां पे अमेरिका हमला किया परमाणु बम से। आज भले मिटरता है, लेकिन वहां के नागरिक भूखे मरना पसंद करते हैं। एक समय ऐसा था कि वो पेंसिल से लिखना पसंद करते थे, लेकिन अमेरिका द्वारा उस तकनीक से बना हुआ पेन, बॉल पेन यूज नहीं करते थे। और आज भी अमेरिका का एक भी उत्पाद जापान में नहीं बिकता है, लोग खरीदते ही नहीं। तो आम नागरिक भारतवासी से एक राष्ट्रवाद के लिए अपील करना चाहूंगा। मैं भी खुद चाइनीज सामानों का उपयोग करता था, क्योंकि वो बहुत सस्ता होता है, लेकिन वो टिकाऊ नहीं होता है। टिकाऊ तो छोड़िए, इससे होता क्या है कि हमारा राजस्व चाइना में चला जाता है। तो इसलिए चीनी उत्पाद को आम नागरिक बंद करके राष्ट्रवाद में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि चाइना भारत में हर उत्पाद में, दिवाली नहीं मनाती है चाइना, लेकिन दिवाली का दिया से लेकर के माता लक्ष्मी का फोटो से लेकर के जितनी भी पर्व त्योहार में काम आने वाली चीजें हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो सारी उत्पाद को चाइना बनाती है। मतलब भारत के 50% से ऊपर उत्पादों पर आज भी चाइना राज कर रहा है। आज भी इलेक्ट्रॉनिक तो 70 से 80% है। तो इसको कम करके हम अपने अंदर अपने आप को सुरक्षित यदि करना है तो चाइनीज उत्पाद को
बढ़ावा देना बंद करना है। इसमें दूसरा अहम भूमिका निभा सकते हैं व्यापारी संगठन, कि वो वहां से माल खरीदे ही नहीं। तो जब वहां से माल आएगा नहीं, व्यापारी नहीं खरीदेगा, तो उनका राजस्व का लाभ चाइना को नहीं मिलेगा। तो व्यापार संगठन से भी, व्यापारिक संगठन से भी अपील करना चाहूंगा कि चाइनीज माल उत्पाद का व्यापार करना या तो बंद कर दें या कम कर दें, और धीरे धीरे जो देश में बन रहा है स्वदेश निर्मित उत्पादों का ही बढ़ावा दें। और इस प्रकार राष्ट्रवाद, राष्ट्र हित में एक संकल्प लेकर के हम अपने देश को, हम अपने आप को सुरक्षित और सशक्त राष्ट्र बना सकते हैं। जो हालात यूक्रेन की है, उस हालात को देखते हुए हम सबको सबक लेना है कि न जात, न पात, न हिंदू, न मुसलमान, न क्षेत्रवाद, सबको भुला करके हमारे मन में एक राष्ट्रवाद, एक देश, एक नागरिक, एक धर्म, राष्ट्र धर्म बना करके चलना है और भारत माता को सशक्त बना करके रखना है, ताकि कोई भी परिस्थिति में, युद्ध की विभिषिकाओं में हम किसी के सामने कमजोर न पड़े, बुद्धिमान साबित न हो। तो आज राष्ट्रवाद के मुद्दे पे और यूक्रेन और यूएस रसिया के युद्ध के मुद्दे पे इतना ही। दोस्तों, मैं एक छोटी सी रचना लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये भी रचना 1999 में जब मैं भारतीय नौसेना पोत विराट पे था और हमारा जो जहाज INS विराट अबू धाबी की तरफ जा रही थी, उसी बीच में इस कविता का मैं लिखा था। आइए सुनाते हैं कि हम सागर के सजग प्रहरी, हम सागर के सजग प्रहरी, नौसेना की शान से भारत माता है स्वाभिमानी, भारत माता है स्वाभिमानी, नौसेना के जवान से, नौसेना के जवान से। अलग अलग है किसकी पोते, अलग अलग है किसकी पोते, अपनी अलग पहचान से क्षीर सागर में करती विचरण, क्षीर सागर में करती विचरण, मादकता भरी उन्माद से, क्षीर सागर में करती विचरण, मादकता भरी उन्माद से। दुश्मन देख चकित हो जाता, दुश्मन देख चकित हो जाता, सफल युद्ध अभ्यास से भारत माता है स्वाभिमानी, नौसेना के कुशल काम से, नौसेना के कुशल काम से। जब हम लोग दुबई की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में पाकिस्तान की बहुत सारी पोतें आई थी, लेकिन हमारे आगे आर क्लास थी, गोदावरी क्लास थी, टैंकर थे, नीचे पनडुब्बी थी। इस सबको देख करके उनकी सीना में दर्द था और कुछ बर्ताव हुई जो मैं बताना भी उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन बहुत सारी घटनाएं उस सेलिंग के दरमियान हुई थी, जिसका हम लोगों ने हमारे जो कमांडिंग अफसर थे वो माकूल जवाब दिए थे। उनका एक एयरक्राफ्ट आया था जो विराट के ऊपर से गुजरना चाह रहा था, लेकिन उसी क्षण कमांडिंग अफसर का आदेश हुआ और उसको पार तक खदेड़ करके आया था। ये घटना 1999 की है, जब हम लोग जा रहे थे क्रूज पे दुबई यूएई। राजदूत राणा रंग विजय रंजीत रघुवीर के हालात से ER क्लास की जहाज में
राजपूत राणा रणविजय रणजीत रणवीर के हालात से दुश्मन की धड़कन बढ़ जाती। देख नौसेना विराट से गंगा गोमती गोदावरी गिरिवर्ग जहाज से तीनों सीमाएं हैं सुरक्षित मिसाइल बोट की गहन जांच से। लहरें उठती बर्फ गिरती निपटते अपने काम से कष्ट कभी नहीं घबराते मेहनत करते दिल जान से। बॉयलर रूम में काम करते हैं नहीं रुकता थकान से। भारत माता है स्वाभिमानी नौसेना की जवान से नौसेना की जवान से। हम सागर के सजग प्रहरी नौसेना की शान से। भारत माता है स्वाभिमानी भारतीय सशस्त्र सेना की जवान से भारतीय सशस्त्र सेना की जवान से। पनडुबिया है कर्तव्य दिखलाती समुद्र के निचली अलान से। ऊपर तो पोते चलती है लेकिन समुद्र के निचली सतह में पनडुबिया चलती है कि पनडुबिया है कर्तव्य दिखलाती समुद्र के निचली अलान से। वायुमंडल में करता चंबा सीकिंग सी हैरियर अपनी उड़ान से। हम सागर के सजग प्रहरी नौसेना की शान से। भारत माता है स्वाभिमानी नौसेना के जवान से नौसेना के जवान से। आज का फेसबुक लाइव मैं यहीं पे पुनः विराम देता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद धन्यवाद।